अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नज़म के अशार की तशरीह की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी लेंथ कितनी हो, इसके मार्क्स कितने होते हैं और इसमें कोटेशंस किस तरह से ऐड करते हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। तो सबसे पहले जो मैं मटीरियल यूज़ करने जा रहा हूँ वो मेरे पास मास्टर उर्दू 604 ब्लैक मार्कर है। इसके साथ ही ये सिग्नेचर कातिब 605 ब्लू मार्कर है और इसके अलावा तीसरी मार्कर जो मैं यूज़ करूँगा वो मास्टर उर्दू 604 है। और पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। मैं इस वीडियो में डक्स कंपनी का पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पेपर को हिस्सा इंशाइया से शुरू करना है, क्योंकि आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये नज़म के अशार की तशरीह सवाल नंबर 1 होता है। तो सबसे पहले ऊपर आपने हिस्सा इंशाइया की हेडिंग देनी है। तो हिस्सा इंशाइया आपने कुछ इस तरह से लिखना है। ये आपका पहला पेज है पेपर का और इसे आपने खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। जितनी आप ज़्यादा खूबसूरती इसमें बना सकते हैं उतनी आप इसमें खूबसूरती बनाइए। तो हिस्सा इंशाइया आप इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि ये पेपर स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हिस्सा इंशाइया यहाँ लिखना ज़रूरी समझा जाता है और ये मेन हेडिंग है। तो हिस्सा इंशाइया इस तरह से आपने 605 मार्कर के साथ लिखना है। हिस्सा इंशाइया लिख दिया है। अब आपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है। तो ये सवाल नंबर 2 होता है। पहला सवाल जो होता है वो MCQs का होता है। तो आपने सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है। खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है अपने पेपर को। नंबर को मैंने लंबा लिखा है और उसके ऊपर मैंने 2 को लिख दिया है। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 2 के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में नज़म के अशार की तशरीह होती है और दूसरे हिस्से में गज़ल के अशार की तशरीह। तो आपने इस बात को वाज़ेह करना है। अब हम ब्लैक मार्कर के साथ यहाँ लिखेंगे अशार की तशरीह। आपने ब्लैक और ब्लू मार्कर को प्रॉपर यूज़ करना है, यानी 80-20 का रूल रखना है। 80% आपने ब्लू मार्कर को यूज़ करना है और 20% आपने ब्लैक मार्कर को यूज़ करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ब्लैक मार्कर अलाउ है या नहीं, तो ये बिल्कुल अलाउड होती है। पेपर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अशार की तशरीह की हेडिंग दी है। अब नीचे हम ब्लू मार्कर के साथ 604 के साथ हिस्सा नज़म को वाज़ेह करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने लिखना है अलिफ़। हिस्सा नज़म अलिफ़ होता है तो अलिफ़ लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना है हिस्सा नज़म। ये देखिए इस तरह से आपने हिस्सा नज़म को लिखना है खूबसूरती के साथ। प्यारी प्यारी लिखाई बनानी है। ये हिस्सा नज़म लिखा गया और ये लिखने के बाद आपने इसे अंडरलाइन कर देना है इस डबल मार्जिन लाइन के साथ। ये मार्कर भी मैं इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप इस तरह के मार्कर को बना सकते हैं कि एक ही वक्त में आप डबल लाइंस लगा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से आपकी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन बनेगी। अब हम नीचे अशार लिखते हैं जिन अशार की तशरीह करनी है। तो अशार लिखने के लिए आप 604 ब्लैक मार्कर को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने अशार लिखने हैं। आपको ये जो दरमियान से ये खाली जगह है आपने इसे छोड़ना है। सिर्फ पहले शेर के 2 अल्फाज लिखने हैं और आखिरी लिखने हैं, क्योंकि इससे आपको पूरा शेर नहीं लिखना पड़ेगा और आपका वक्त सेव होगा। उर्दू के पेपर में वक्त की बहुत किल्लत होती है और अक्सर स्टूडेंट्स लायक स्टूडेंट्स भी अपने पेपर को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड नहीं होती है और वो अपने पेपर को खूबसूरत बनाने में या इजाफी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो ये अब दूसरा शेर भी आपने इसके साथ लिखना है। नज़म के दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी होती है, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। गज़ल के अशार की तशरीह अलग अलग से होती है, लेकिन नज़म के अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ से आपने खूबसूरत खूबसूरत लिखना है। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने पेपर को बनाएंगे खूबसूरत। और अब हम हवाला मतन की हेडिंग देंगे। हवाला मतन में
नज़म का उन्वान और शायर का नाम आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ मैं 605 मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 605 मार्कर के साथ नहीं लिख सकते तो आप 604 मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हवाला मतन लिखने के बाद अब 604 मार्कर के साथ हम शायर का नज़म का उन्वान और शायर का नाम ये लिख देंगे। आगे आपने जो नाम वगैरह लिखना है तो उसके लिए आपने पेन को यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद नीचे आपने मफ़हूम की हेडिंग देनी है। और मफ़हूम के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। तो मफ़हूम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये 9th और 10th के लिए आप 1.5 से 2 लाइनों में लिख सकते हैं, और 11th और 12th के लिए इसकी जो लेंथ है मफ़हूम की वो 3 से 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप न लिखें तो बेहतर ही है, क्योंकि इतनी लाइन्स में आपके जो अशार होते हैं उनका मफ़हूम वाज़े हो जाता है। तो मफ़हूम के आगे आपने ये तफसीलिया की अलामत लगानी है, यहाँ पर भी तफसीलिया की अलामत लगानी है। इन अलामत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इससे अगर आप गलत अलामत लगा देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, और एग्ज़ामिनर कहता है कि इस बच्चे को तो इन अलामात का ही पता नहीं है। तो आपने इन अलामात का ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह इन अलामात के हवाले से भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन अलामात के बारे में आगाह करूंगा। मफ़हूम की हेडिंग देने के बाद नीचे आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। ये चूँकि मेन हेडिंग होती है तो इसलिए इसे 605 मार्कर के साथ लिखेंगे। यहाँ पर भी तफसीलिया की अलामत, क्योंकि यहाँ भी आपने तफसील बयान करनी है। और तशरीह में आपने पहली 2 से 3 लाइंस में जो शायर होता है उसका तारुफ बयान करना है। तो ये तो हो गई हमारी पेपर प्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ कि मार्क्स और लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ क्लासों के लिए मुख्तलिफ होती है। इंशाल्लाह जब मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा तो आपको मार्क्स और लेंथ दोनों के बारे में बताऊंगा, और आपको प्रॉपर लिख कर भी दिखाऊंगा कि इतनी लेंथ होनी चाहिए और ये काफ़ी होती है। और इसके बाद कोटेशंस की बारी आती है, पॉइंट नंबर 2। तो कोटेशंस ऐड करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अपने पेपर में। जी तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास पेपर आ चुका है। यहाँ मैं आपको कोटेशन लिखने का तरीका बताऊँगा। कोटेशन अगर आपने कोई आयत या हदीस वगैरह लिखनी है और उसकी अरबी भी साथ है तो उसे आपने इस तरह से लिखना है, यानी लाइंस के दरमियान में स्टार्ट करना है, और दोनों तरफ से बराबर लाइन छूटी होनी चाहिए। यानी जितनी जगह आप स्पेस यहाँ से छोड़ेंगे उतनी स्पेस आगे से छोड़ेंगे। तो ये लिखने के बाद तर्जुमा आपने इस तरह से लिखना है, और तर्जुमे में आपने ये जो वावैन होते हैं इन अलामात को ज़रूर लगाना है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने कोटेशन ऐड करनी है। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से आप कोटेशन लिखेंगे, यानी आप पेज के दरमियान में लिखेंगे कोटेशन। ये नहीं कि आप एक तरफ लिख दें या दूसरी तरफ लिख दें, हमेशा आपकी कोटेशन पेज के दरमियान में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोटेशन लिखने का तरीका भी समझ आ चुका होगा। तो तशरीह याद करने के हवाले से मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि तशरीह आप किस तरह से याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पेपर प्रेजेंटेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली आइंदा किसी भी ऐसी स्पेशल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।